सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके सीटेट एग्जाम 2018 के पर्यावरण के पेपर को हल कराने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं, यहाँ पर आप लोग के पर्यावरण अध्ययन के सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 से यहाँ पर आप देखिए है। तो क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? What is the location of Jammu and Kashmir and Goa with respect to बिहार in India? तो यहाँ पर आप देखिए, बिहार के सापेक्ष हमें जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति देखनी है। तो इस तरीके का हमारा जो देश का मैप होता है, ऐसे अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है, बिल्कुल नहीं बनाने आता, तो बस आप इसी तरीके से ऐसे पहले प्लस ड्रॉ करिए, फिर इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर हमें बस केवल एक दिशा निकालनी है। फिर इस तरीके से आप कोशिश करोगे तो आप ऐसे बना लोगे। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका बिहार है। अब बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, यानी कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अब देखिए पूरब से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिहार है। अब बिहार जम्मू यहाँ पर उसको दिखेगा, बिहार को। बिहार से अगर देखोगे आप तो जम्मू यहाँ पर दिखेगा। तो ये बिहार के सापेक्ष ये कौन सी दिशा हो गई? तो आप देखोगे ये तो नॉर्थ है, ये सीधा नॉर्थ है, और ये क्या है? ये वेस्ट है। तो ये उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम हो गया जम्मू कश्मीर की स्थिति। अब गोवा यहाँ कहीं होता है, इस जगह कहीं होता है। तो अगर गोवा आप देखोगे यहाँ से तो कुछ इस तरीके से आएगा, ये दिशा आएगी, और ये है वेस्ट साउथ, यानी कि दक्षिण पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम हो गया जम्मू कश्मीर, और ये दक्षिण पश्चिम हो गया गोवा। यहाँ पर इस तरीके से बिहार से जब हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होती है? वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है वो किस स्थिति में सबसे स्लो होती है? सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि करने पर। सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है। सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होने पर जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो धीरे होती है। अगर सतह क्षेत्र कम है, यानी कि छोटा तालाब है, और जो तालाब है उसमें पानी भी है और उसमें तापमान बहुत कम है, तो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो बहुत धीरे होगी। अगर तालाब बड़ा है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो इससे क्या होगा, जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया वो तेज होगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेसेस, डिस्टेंसेस एंड डायरेक्शन इज। दिशात्मक कौशल यानी कि डायरेक्शनल स्किल, चित्रण कौशल यानी कि मैपिंग स्किल, स्थितीय कौशल यानी कि पोजिशनल स्किल, या फिर ग्राफिक कौशल या ग्राफिक स्किल। दोस्तों इसको हम कहते हैं चित्रण कौशल यानी कि मैपिंग स्किल। स्थानों, दूरियों और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की जो क्षमता होती है वह कहलाती है मैपिंग स्किल या चित्रण कौशल। क्वेश्चन नंबर 64 है। राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठचर्या के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ recommended environmental studies to be taught as an integrated curricular area at primary level। तो ये एनसीएफ किस एनसीएफ में बात की, तो ये एनसीएफ 2000 यानी कि एनसीएफ 2000 में ये बात की गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है ये सही हो जाएगा। यानी कि इसी में जो ईवीएस है उसको एकीकृत पाठचर्या के रूप में, यानी कि पाठ्यक्रम का एक मुख्य भाग मानते हुए इसको करिकुलम में शामिल किया जाए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? विच रीजन हैज द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन इंडिया? उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र? दोस्तों राइट आंसर है उत्तर पूर्वी, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में इस तरीके की खेती होती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है। आपने झूम खेती के बारे में सुना होगा, तो उस तरीके की ही खेती के बारे में यहाँ पर बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 66 है। नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? Which of the following statements is not true for hydropower generated from river dams? बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, यह पानी या हवा को प्रदूषित करते हैं। यहाँ पर पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है,
जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 है, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, ये सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ग्रीन हाउस गैसेज? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प या उपयुक्त सभी? तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, जलवाष्प भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी इसमें आएगा, ये भी आपको पता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 जो है उपयुक्त सभी, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? Why are cold desert in India not affected by the monsoon? ठंडे रेगिस्तानों में गर्म गर्मियां और बेहद ठंडी सर्दियां होती हैं। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली होती है या कम होती है। ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर होते हैं। दोस्तों जो यहाँ पर बात की गई ठंडे रेगिस्तान की, यहाँ पर भारत में अगर हम बात करें तो हम लेह और लद्दाख को कहते हैं ठंडे रेगिस्तान, और ये हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। कोल्ड डिजर्ट लाई इन द रेन शैडो ऑफ द हिमालय, ये हिमालय के रेन शैडो में रहते हैं, इस वजह से मानसून से ये प्रभावित नहीं होते हैं। इसके बाद आगे आते हैं, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेदार है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ताजमहल येलो? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर या क्लोरीन? तो यहाँ पर अगर हमें सबसे ज्यादा खतरनाक है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। इसके बाद नाइट्रोजन भी आता है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक यही है, तो इसलिए हम ऑप्शन 2 को चूज करेंगे। इसकी वजह से ही जो ताजमहल है उसका जो कलर है वो कैसा हो जा रहा है? पीला हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं, गोलकोंडा किला किसने बनवाया था? हु बिल्ड द गोलकोंडा फोर्ट? चोल राजवंश, चालुक्य राजवंश, काकतीय राजवंश या फिर पल्लव राजवंश? दोस्तों इसका निर्माण करवाया था गोलकुंडा के किले का काकतीय राजवंश के लोगों ने। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा काकतीय राजवंश। और दोस्तों ये इस समय करंट की अगर हम बात करें तो ये तेलंगाना में स्थित है, और इसको कब बनवाया गया था ये भी मैं आपको बता दूं। दोस्तों ये वंश जो है कब से कब तक चला था, यहाँ पर ये आप लोग जान लीजिए। 1163 ईस्वी से लेकर के 1323 ईस्वी तक, ठीक है, इन्होंने शासन किया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ अ डेंसिटी ऑफ 15 ग्राम पर ml एंड वॉल्यूम 3 ml? तो यहाँ पर देखिए 15 ग्राम पर मिलीलीटर घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो द्रव्यमान यहाँ पर पूछा है। तो आप सभी लोगों को पता है कि किसी वस्तु का जो घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, वो उसके द्रव्यमान यानी कि मास और उसके वॉल्यूम के अनुपात के बराबर होती है। तो इस तरीके से D = m/b है। तो यहाँ पर आप देखिए जो डेंसिटी है यहाँ पर दी हुई है 15 ग्राम पर मिलीलीटर, और यहाँ पर देखिए हमें मास निकालना है और वॉल्यूम दिया हुआ है 3 ml, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर हमें कुछ चेंज नहीं करना है, सब चीजें दी हुई हैं, मिलीग्राम में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम की जगह पर 3 लिख देना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, m को जब निकालेंगे इस तरीके से, तो m = 15 × 3, क्योंकि यहाँ पर ये भाग में इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो ये m कितना आ गया? m आ गया आपका, यहाँ पर देखिए m आ गया 45 ग्राम। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो है 45 ग्राम, ये राइट आंसर हो जाएगा। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, डेंसिटी = मास अपॉन वॉल्यूम के। क्वेश्चन नंबर 72 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी? यानी कि इसमें से कौन सी अदिश राशि है? अदिश का मतलब जिसमें दिशा नहीं होती, द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण, संवेग या भार? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 द्रव्यमान। द्रव्यमान एक अदिश राशि है कि इसमें दिशा नहीं होती। गुरुत्वाकर्षण तो आप लोगों को पता ही है कि एक दिशा में लगता है पृथ्वी की तरफ, संवेग में भी दिशा होती है, और भार भी कहाँ आता है? नीचे की तरफ ही आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 है, एक ऐसी वस्तु जिसमें कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है? एन ऑब्जेक्ट इन विच नो लाइट रेज कैन पास थ्रू इज कॉल्ड? यानी कि ऐसी वस्तु जिससे कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती, जैसे कि एक लोहे की परत है, ठीक है, लोहे की या स्टील की कोई परत है। तो अब इस परत से अगर आप इधर से टॉर्च जलाओगे, आप टॉर्च जलाओ या लाइट या मोबाइल की लाइट जलाओगे, तो वो लाइट इसको पार करके इस साइड नहीं आ पाएगी, बिल्कुल नहीं आ पाएगी। और अगर इस जगह पर आपने शीशा रखा है और शीशे पर आप लाइट मारोगे तो वो लाइट आगे भी आएगी, लेकिन यहाँ नहीं आएगी। तो ऐसी वस्तु को हम कहते हैं अपारदर्शी वस्तु।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है अपारदर्शी, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसे हम कहते हैं ओपेक। तो अगर पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है, तो यहाँ पर आप देखिए अगर चंद्रमा पर 10 है तो पृथ्वी पर उसका 6 गुना ज्यादा होगा। तो यहाँ पर 10 गुणे 6 यहाँ पर कर देंगे हम, तो ये 60 केजी आ जाएगा। ठीक है। अब अगर उल्टा यही पूछा होता एग्जाम में कि अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 केजी तो चंद्रमा पर कितना होगा, तो ठीक इसको हम इस तरीके से यहाँ पर हम 1/10 कितना, ये 10 आ जाता। ठीक है। यहाँ पर पृथ्वी पर पूछा है तो पृथ्वी पर 6 गुना ज्यादा लगता है, इसलिए यहाँ पर 60 केजी सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं दोस्तों। एक विलेय का विघटन दर डैश पर निर्भर करता है, दाब, द्रव्यमान, सतह क्षेत्र या भार। एक विलेय का विघटन दर किस पर निर्भर करता है? द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए सोल्यूट डिपेंड्स ऑन दाब, तापमान, सतह क्षेत्र या फिर भार। दोस्तों एक विलेय का जो विघटन दर है यह किस पर निर्भर करता है? द रेट ऑफ डिसोल्यूशन टू ए सोल्यूट डिपेंड्स ऑन। तो अगर कोई विलायक है उसमें कोई विलेय घुल रहा है, कोई विलेय डाला जा रहा है घुलने के लिए, तो दोस्तों वो सतह क्षेत्र पर भी निर्भर करता है और तापमान पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पर मोस्टली तापमान अधिक लोगों ने माना, इसलिए यहाँ पर मैं आपको तापमान बता रही हूँ। कहीं कहीं आपको सतह क्षेत्र भी सही मिलेगा, क्योंकि ये दोनों पर ही निर्भर करता है कि कितनी बड़ी जगह है वो जहां पर इनको मिलाया जा रहा है, उस हिसाब से समय लगेगा। सतह क्षेत्र पर भी निर्भर करेगा और तापमान जितना तेज होगा उसी हिसाब से ये विघटन की जो दर होगी, इनके मिलने की दर होगी, वो क्या होगी? और तेज होगी। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम तापमान के साथ ही जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति? यानी कि सुषमा क्या चाहती है कि जो उसके स्टूडेंट्स हैं वो कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं उनके संरक्षण के लिए जागरूक हो, उसके लिए वो संवेदनशील हो। इसके लिए वो कौन सा स्टेप ले, कौन सी स्ट्रेटेजी बनाए? कक्षा में बहस आयोजित करना, समूह चर्चा करना, पोस्टर बनाना, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। ये सबसे अच्छा उपाय है कि बच्चों को जब आप कहेंगे पेड़ लगाओ, तो बच्चे जब पेड़ लगाएंगे तो फिर उसका ख्याल भी रखेंगे, उसको पानी देंगे, उसको पोषित करेंगे, उसको खाद देंगे। इस तरीके से वो पेड़ों का संरक्षण भी करेंगे और पेड़ों के प्रति क्या होंगे? संवेदनशील भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिससे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? अभय asked his students to do a survey in groups on disease that people in their neighborhood suffered from. The survey is not mentioned in the textbook. Which option is not relevant for the teaching learning strategy? तो यहाँ पर आप देखिए कौन सा ऐसा यहाँ पर सेंटेंस बोला गया है जो प्रासंगिक नहीं है, यानी कि रिलेवेंट नहीं है। ठीक है। तो इससे समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर तो मिलेगा ही बच्चों को जब वो सर्वेक्षण करने जाएंगे। इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिलेगी, क्योंकि उनके आसपास के लोगों की वो क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। इससे बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और साथ काम करने में सक्षम बनाया जाएगा। इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिलेगी जिनसे वे पीड़ित थे, क्योंकि पहले टीचर ने क्या किया? बच्चों को उन बीमारियों के बारे में बताया, फिर उसी बीमारी से उनके आसपास के लोग पीड़ित थे, तो इस वजह से समुदाय को भी उसकी जो बीमारियां चल रही हैं उसके बारे में बच्चे जरूर समझाएंगे उनको। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है, इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। तो ये हम बिल्कुल कंफर्म नहीं बता सकते कि बच्चों ने डाटा कलेक्ट किया होगा, उसको समझा होगा, उसको चार्ट पे नोट किया होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है ये विकल्प प्रासंगिक नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं। आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में, यानी कि इमरजेंसी सिचुएशंस में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे। जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा, बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे कि संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण,
अन्वेषण दृष्टिकोण या मानववादी दृष्टिकोण। तो हम बच्चों से आपातकाल के अनुभव के बारे में पूछ रहे हैं कि बच्चों ने किस किस प्रकार के आपातकालीन स्थितियों का सामना किया है, जैसे आग हुआ, बिजली के झटके हुआ, सड़क दुर्घटनाएं हुई। तो ये बच्चों के खोज प्रवृत्ति को बताता है या इंक्वायरी अप्रोच को बताता है। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर टीचर क्या कर रही हैं, इंक्वायरी ही तो कर रही हैं, और ये एक तरीके से अन्वेषण दृष्टिकोण के अंतर्गत आएगा, क्योंकि बच्चे यहाँ पर अपने अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और वो खोज भी कर रहे हैं कि समाचार पत्रों में कहाँ पर दिशा निर्देश मिल जाए, किस तरीके से हमें आग से बचना है, हमें बिजली के झटके से बचना है। तो वो सूचनाएं भी कलेक्ट कर रहे हैं, वो खोज भी कर रहे हैं। तो खोज या अन्वेषण, इसी वजह से यहाँ पर जो इंक्वायरी अप्रोच है ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 है, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है। कम्युनिटी इज एन इम्पोर्टेंट टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्स बिकॉज यह सस्ता और सुलभ है। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। तो दोस्तों सबसे अच्छा यहाँ पर विकल्प है, जो समुदाय है यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। इट प्रोवाइड्स लर्निंग अपॉर्चुनिटी इन रियल सेटिंग, क्योंकि यहाँ पर कुछ बनावटी नहीं होता है। जो अपने समाज में जाते हैं, वहाँ की जो वास्तविक परिस्थितियां उनको देखते हैं, उनसे सीखते हैं, तो ये वास्तविक ही होता है, रियल ही होता है, कुछ बनावटी नहीं होता है इसमें। यहाँ पर कोई नाटक नहीं कर रहा होता, कोई प्ले नहीं कर रहा होता, हर इंसान अपना अपना काम कर रहा होता है, जिसकी जो ड्यूटी होती है। तो इस तरीके से ये वास्तविक परिस्थितियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है? इन ईवीएस टीचिंग लर्निंग लिंकिंग क्लासरूम लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड स्कूल एंड इन रिचिंग इट इम्प्लाइज, यानी कि बच्चों को जो उनकी पाठ्य पुस्तक है, यानी कि जो उनकी शिक्षण अधिगम ईवीएम के शिक्षण अधिगम की कक्षा है, उसे विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और उसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है? पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण या पाठचर्या से बाहर। तो यहाँ पर आप देखिए गोइंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक्स, ये सबसे अच्छा यहाँ पर सबसे अच्छा ऑप्शन है। लिंकिंग टेक्स्ट बुक्स टू ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड कॉन्सर्न्स, चूंकि अभी छोटे बच्चों की बात यहाँ पर हो रही, क्लास 1 to 5 की हो रही है, तो इन्हें हम बहुत सारी चीजें अभी नहीं समझा सकते क्योंकि ये छोटे हैं। तो इन मुद्दों को अभी रखना तो यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर देखिए होल स्कूल अप्रोच, फिर है गोइंग बियॉन्ड करिकुलम, पाठचर्या से बाहर जाना। तो पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। पाठचर्या में तो सारी चीजें आ जाएंगी, बच्चों के पढ़ाई से लेके खेल कूद सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन यहाँ पर पाठ्य पुस्तकों से बाहर जब हम जाएंगे तभी बच्चे क्या होंगे, तभी एक तरीके से जो इन्वायरमेंट है उसकी सही स्टडी वो कर पाएंगे। तो इस तरीके से जो ईवीएस है वो शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से भी जोड़ता है और समृद्ध भी करता है। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं, इन क्लास 3rd स्टूडेंट रमा टॉट दैट अ father, mother and their children constitute nuclear family and if grandparents and other relatives stay along then it is an extended family. What do you think of this? तो यहाँ पर जो रमा है कक्षा 3 के बच्चों को क्या बता रही हैं, अगर पिता माँ और बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं, यानी कि जो पिता माता और बच्चे होते हैं ये एकल परिवार न्यूक्लियर फैमिली है, और जिस फैमिली में दादी दादा अन्य रिश्तेदार भी साथ में रहते हैं, तो यह विस्तारित परिवार है, एक्सटेंडेड फैमिली है, जिसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं हिंदी में। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? परिवार की परिभाषा गलत है, रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, या परिवार की अवधारणा को इस तरीके से सिखाया जाना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा द टीचिंग लर्निंग अप्रोच इज नॉट इंक्लूसिव, यानी कि शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण जो है ये समावेशी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि या गतिविधियां हैं? Which of the following is our activities in EVS classroom? चित्र पढ़ना, पिक्चर रीडिंग, फील्ड भ्रमण या फील्ड विजिट, सैंपल टिका उपयोग, यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड या उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। ये सारे के सारे क्या आते हैं, ईवीएस के कक्षा में ये सारी चीजें काम आती हैं, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह
इन्वायरमेंटल स्टडीज करिकुलम में लीड टू होलिस्टिक लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन इफ इट इज इंटीग्रेटेड यानी कि एकीकृत, इंक्लूसिव यानी कि समावेशी, थीमेटिक यानी कि विषयगत, या फिर ऑल ऑफ द एबव। इसमें से कौन सा सही है दोस्तों यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि जो पर्यावरण अध्ययन है ईवीएस है, अगर यह समग्र शिक्षा का कारण बन जाता है, यानी कि समग्र शिक्षा में ये सारी चीजें आएंगी, समग्र शिक्षा में एकीकृत, समावेशी, विषयगत, ये तीनों आएंगे, और जो तीनों का मिश्रण रहेगा, तो ऐसा होने से जो बच्चा है उसे सीखने का पूरा अवसर मिलेगा, कक्षा के अंदर भी, कक्षा के साथ भी, कक्षा के बाहर भी, और परिवेश से भी बच्चा सीखेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है उपरोक्त सभी ये सही हो जाएगा, यानी कि इंटीग्रेटेड पार्ट भी होना चाहिए, समावेशी भी होना चाहिए और थीमेटिक भी होना चाहिए, तो बच्चों को कंप्लीट नॉलेज मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है, यानी कि द इन ईवीएस टेक्स्ट बुक हैज अ चैप्टर ऑन स्नेक चार्मर, यानी कि एक सपेरे पर है। इट इज इंटेंडेड टू मेक चिल्ड्रन अवेयर एंड बी सेंसिटाइज्ड। अब यहाँ पर आप देखिए आखिर में इस चैप्टर को देने का क्या उद्देश्य है, सपेरों के बारे में बच्चे जान करके क्या करेंगे। तो यह एक अवैध कार्य है, बच्चों की जो सपेरा होता है वो सांपों को दिखाता है, सांपों से ही वो पैसे कमाता है, उन्हीं को दिखा करके सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे उन्हें अक्सर नहीं देखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आखिर में सपेरों को देने का क्या उद्देश्य है, तो देखिए कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है, तो गलत ही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है, दैट स्नेक चार्मर्स में नॉट हार्म स्नेक्स, यानी कि वे स्नेक्स को हार्म नहीं पहुंचाते हैं, उनको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, एंड दे नीड टू बी प्रोवाइडेड विथ अल्टरनेटिव्स बिफोर डिप्रीविंग देम ऑफ देयर लिवलीहुड्स, यानी कि और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो उससे अपनी आजीविका चला रहे हैं और वो सांपों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, उन्हीं सांपों की वजह से वो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। तो इस तरीके से उन्हें अगर कोई अन्य विकल्प सरकार दे पाए तो दे, यहाँ पर वही बात की गई है, अन्य विकल्प इनको दिया जाए, इनको और कोई साधन सिखाया जाए, रोजी रोटी कमाने का कोई और तरीका सिखाया जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है। विच इज मोस्ट रेलेवेंट टू द मिड डे मील टाइम इन स्कूल। स्कूलों में मिड डे मील होता है, आपको पता ही है, मिड डे मील बनता है, बच्चे खाते हैं लंच टाइम में। शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। इट इज अ गुड टीचिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ईवीएस टीचिंग लर्निंग, क्योंकि बच्चे खाना खा रहे हैं और भोजन क्या है, एक थीम है किसमें, ईवीएस में। तो बच्चे भोजन के बारे में, उसके पोषण के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं बच्चों से। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक अवसर है शिक्षण अधिगम का। क्वेश्चन नंबर 86 है। पर्यावरण अध्ययन में के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। व्हाट डज लर्निंग विदाउट बर्डन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज इम्प्लाई, यानी कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बतलाता है। स्कूल बैग का कम वजन, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की यानी कि चैप्टर्स की संख्या कम कर दी जाए जो ईवीएस की बुक्स हैं, फिर है अबोध का भार कम करने की जरूरत है, फिर है ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत है। तो ये कम करने की बात तो यहाँ पर करना ही नहीं है। अबोध का भार कम करने की जरूरत है, यानी कि लोड ऑफ इनकम्प्रीहेंशन नीड्स टू बी रिड्यूस्ड, यानी कि अबोध का भार कम करने की क्या है, जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा बोझ डाल करके हम बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 है। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है। व्हाट पर्पस डज ग्रुप लर्निंग सर्व इन ईवीएस क्लासरूम। ईवीएस के क्लासरूम में ग्रुप में बच्चों को सिखाया जा रहा है, तो उसका उद्देश्य क्या है। लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं, कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण करना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना, यही सही है दोस्तों। छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना, ये नहीं सही है। यहाँ पर ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। टू इनकलकेट वैल्यूज ऑफ cooperation and working together to enable each child participate actively and learn, यानी कि प्रत्येक बच्चा
पार्टिसिपेट भी करता है सारी चीजों में, सारी एक्टिविटीज में, और वो सीखता भी है। तो इस तरीके से सक्रिय रूप से सीख रहा है बच्चा। तो इससे सहयोग के मूल्यों का भी क्या हो रहा है, यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। बच्चे सीख रहे हैं, दूसरे की केयर करना, दूसरे की हेल्प करना भी इससे सीखते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 88 है, बाला का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बाला? जो राइट आंसर दोस्तों है, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। बिल्डिंग एज लर्निंग एड, BALA, बाला। तो देखिए, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, यानी कि जो बाला पेंटिंग्स आप देखते हो स्कूलों में होता है, वो अधिगम में क्या होता है, सहायक ही तो होता है। चाहे किसी प्रकार के चित्र हमने बनाए हैं, चाहे वो जानवरों के बनाए हैं, पशु पक्षियों के बनाए हैं, या हमने वर्णमाला के अक्षरों को लिख दिया है, या इस तरीके की चीजें हमने बनाई है, एरोप्लेन बना दिया, बस बना दी, ट्रेन बना दी, बच्चे क्या उससे सीखते हैं उसको देख करके। तो यह क्या है, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग है, यानी कि बिल्डिंग एज लर्निंग एड, बच्चे इससे सीखते हैं। ठीक है, तो ये अधिगम में सहायक है, तो इसीलिए, और अधिगम की बिल्डिंग में भी, सीखने में भी क्या है, ये सहायक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 है, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? व्हाट डू अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क्स मीन्स? तो वैकल्पिक ढांचे का मतलब क्या है? विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यपुस्तक स्पष्टीकरण, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं, वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार, सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। तो वैकल्पिक ढांचे का दोस्तों मतलब है, तो यहाँ पर आइडियाज दैट डिफर फ्रॉम द फॉर्मली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशंस ऑफ द कॉन्सेप्ट, यानी कि ऐसे विचार जो अवधारणाओं और औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। यानी कि किसी भी घटना के बारे में जरूरी नहीं जो विचार पहले से चला आ रहा है हम उसी को मानते हुए चले आए। किसी भी चीज के, जैसे कि पहले क्या था कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। आज क्या है, अगर खेल कूद रहे हो, खेल कूद में अगर आप अच्छे हो तो अच्छे खिलाड़ी बन सकते हो। तो वही अवधारणा क्या हो गई, आज उल्टी हो गई। तो जो अवधारणाएं विचार हैं वो औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। यानी कि हमें कुछ ना कुछ नया हमेशा क्या करना है, समय के साथ चलते रहना है। जो चीजें कल सही थी जरूरी नहीं कि वो आज भी सही हो। तो यहाँ पर इसी के बारे में बात की गई है कि वैकल्पिक चीजों के बारे में भी सोचना चाहिए। जैसे कि ईवीएस की बात करें हम, तो हम किस तरीके से प्राकृतिक संसाधनों की तरफ भी आज बढ़ रहे हैं। जैसे पेट्रोल डीजल का उपयोग हम कम करें, तो उसके अल्टरनेटिव हम ढूंढ रहे हैं, उसके वैकल्पिक ढूंढ रहे हैं। इस वजह से हम सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं आज, प्राकृतिक गैस का उपयोग कर, नेचुरल गैस का उपयोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों का उपयोग कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, बदलाव ही तो है। ये सब वैकल्पिक चीजें ही तो हैं जो हम अब मुख्य चीजों को छोड़ करके, पेट्रोल डीजल को छोड़ करके इन पर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह है मिथक, वैज्ञानिक तथ्य, रूढ़िबद्ध धारणा या अंधविश्वास? वुमेन आर वीकर देन मैन, इट इज अ मिथ, साइंटिफिक फैक्ट, स्टीरियोटाइप या सुपरस्टिशन? दोस्तों राइट आंसर है, यह है एक मिथक। क्या है ये, एक मिथ है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है। आप लोगों को भी पता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या है, एक मिथ है। मिथ मतलब झूठ है, आप कह सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चंस को देख लिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा दोस्तों। और आपके लिए सारे के सारे विषयों की प्रीवियस ईयर हम करवा दे रहे हैं, और आपको नोट्स भी मिल जाएंगी चाइल्ड डेवलपमेंट की, मैथ्स की। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जाना होगा और उन लिंक्स पर क्लिक करना होगा। वहां से आसानी से आप सारे के सारे विषयों को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आप लोग। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बगल में बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे के सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। जय हिंद दोस्तों।